अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स पढ़ रहे थे, आगे वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। पहले हमने मेन फ्रेम सिस्टम्स देखे थे, उसमें सिंपल बैच सिस्टम्स से मल्टी प्रोग्राम सिस्टम्स और टाइम शेयरिंग सिस्टम्स। उसके बाद हमने कुछ और टाइप्स देखी थी जिसमें सिंगल प्रोसेसर सिस्टम्स, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स और मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के आगे फर्दर दो टाइप्स देखी थी, एक सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम से और एक एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। सिमेट्रिक में क्या था कि जितने भी आपके प्रोसेसर्स हैं सबका इक्वल स्टेटस था। इनपुट आउटपुट किसी भी आप एक प्रोसेसर पर प्रोसेस कर सकते थे। एसिमेट्रिक में आपकी इक्वल स्टेटस नहीं था, मास्टर स्लेव वाला कॉन्सेप्ट था। एक जो आपका प्रोसेसर था वो मास्टर था और दूसरा बाकी जितने थे वो स्लेव थे। तो मास्टर जो भी जितना भी वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूट करता था स्लेव्स के अमंग। आज हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स क्या चीज़ें हैं, ये भी फर्दर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स का मतलब है कि मल्टीपल जो फिज़िकली जो आप कह सकते हो जो सिस्टम्स हैं या प्रोसेसर्स हैं वो उनको सबको आप मिला के जो एक सिस्टम एंड यूज़र के लिए वो एक सिस्टम होता है, लेकिन बैक एंड पर मल्टीपल जो सिस्टम्स वर्क कर रहे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जो हैं उन collection of independent components located on different machines that share messages with each other in order to achieve common goals। तो फिज़िकली तो वो जो लोकेटेड होते हैं वो डिफरेंट मशीन्स पर होते हैं, लेकिन उन सब की जो कंप्यूटेशनल स्पीड है उसको सबको कंबाइन करके कोई एक कॉमन गोल है या स्पेसिफिक टास्क है जिस पे वो वर्क कर रहे होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम विल अपीयर एज इट इज़ वन इंटरफेस और कंप्यूटर टू दी एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन है? जो लोग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम लोग एंड यूज़र हैं, तो हमें नहीं पता, हमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम एज वन सिस्टम नज़र आएगा, लेकिन बैक एंड पे क्या है, मल्टीपल सिस्टम्स हैं जिनकी पावर को कंबाइन किया गया है ताकि प्रोसेसिंग स्पीड को ज़्यादा किया जा सके। एंड यूज़र के लिए वो एज वन सिस्टम है, उसे पता होगा कि बैक एंड पर एक ही सिस्टम काम कर रहा है जिसके पास ये सारी स्पेसिफिकेशंस हैं। The hope is that together the system can maximize resources and information while preventing failures। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन का तो आपको पता है, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रिसोर्स यूटिलाइजेशन क्या है कि जब आपके मल्टीपल सिस्टम्स कनेक्टेड होते हैं तो रिसोर्स शेयरिंग, जिससे हमने मल्टी प्रोसेसिंग में पढ़ा था, एडवांटेजेस हैं। रिसोर्स शेयरिंग होती है, उसमें आपकी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस इस तरह हो रही थी। कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जिनको वो शेयर कर लेते हैं, लाजमी नहीं अगर 5 सिस्टम है तो 5 रिसोर्स आपको चाहिए होंगी। एक जो रिसोर्स है वो भी आप शेयर कर सकते हो हमें, जितने भी सिस्टम एक आपके नेटवर्क के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर काम कर रहे हैं। अब फेलियर क्या चीज़ है? कल बात की थी कि मल्टीपल मशीन्स काम कर रही होती हैं, मल्टीपल प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं। अगर एक प्रोसेसर फेल भी हो जाता है तो मशीन पूरे सिस्टम पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरा सिस्टम डाउन नहीं होगा, बाकी जितने प्रोसेसर रह जाते हैं वो उतना काम कर लेंगे। अगर दो आधे ख़राब हो जाते हैं तो आधे तो हैं अवेलेबल, वो भी काम कर लेंगे। तो प्रिवेंटिंग फेलियर का मतलब है एज इफ वन सिस्टम फेल्स इट वॉन्ट अफेक्ट दी अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। तो कल बताया था टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन जो आपकी सिस्टम है वो आपको अवेलेबल रहेगा, काम आपका कंप्लीट हो जाएगा लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा। ये थे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स जिनकी हमने बात की कि मल्टीपल आप जो फिज़िकली लोकेटेड होते हैं सेपरेट किसी फिज़िकली लोकेटेड लाजमी नहीं है कि एक ही जगह होंगे। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की अगर आप एग्जांपल लो तो आपके इंटरनेट हो गया, इंट्रानेट हो गए, या आपके वर्ल्ड वाइड वेब है, तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की एग्जांपल है। ये बुक पर अगर टॉपिक को देखें तो क्या कह रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बारे में? that distributes the computation among several physical processes जो फिज़िकली एग्जिस्ट कर रहे हैं। मल्टीपल अलग अलग सिस्टम्स होते हैं बैक एंड पर। जिस तरह हम लोग मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स को हमने क्या कहा था, टाइटली कपल सिस्टम या पैरेलल सिस्टम्स, जो हमने कल बात की थी यहाँ, ये या हमने उनको पैरेलल सिस्टम कहा था या टाइटली कपल सिस्टम। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं ये आपके लूजली कपल सिस्टम है। इट मीन्स दैट द प्रोसेसर डू नॉट शेयर मेमोरी, डाटा स्ट्रक्चर और सिस्टम क्लॉक। प्रोसेसर्स
मेमोरी नहीं शेयर कर रहे होते। अगर आपको इस तरह एग्जांपल दी जाए कि ये लेट्स सपोज हमारे पास कोर्स हैं डिफरेंट, हमारे पास 4 कोर्स आ गए, 4 कोर्स। आपको पता होगा एक मेमोरी है जिसका नाम होता है कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है कि डिफरेंट लेवल्स होते हैं कैश मेमोरी के भी। एक होता है L1, इसी तरह एक लेवल होगा अगर L2 है, तो फिर एक और लेवल होता है L3 जिसको हम बोलते हैं। ये डिफरेंट लेवल्स हैं किसके, कैश के। कैश बेसिकली या सीपीयू के अंदर रिजाइड करती है, या L1 तो ज़्यादातर सीपीयू के अंदर ही रिजाइड करता है। L2 या L3 सीपीयू के L3 सीपीयू से थोड़ा सा बाहर होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता। तो ये कैश जो है सबसे फास्टेस्ट एक्सेस मेमोरी होती है। बेसिकली आपकी 4 टाइप्स की मेमोरी है। कैश मेमोरी आ गई है, रजिस्टर्स आ गए, मेन मेमोरी आ गई है, और आपकी सेकेंडरी स्टोरेज आ गई है। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो सीपीयू से सबसे ज़्यादा दूर पड़ी होती है। फिर उसके बाद मेन मेमोरी है, फिर उसके बाद रजिस्टर्स और कैश आ जाती हैं, वो सीपीयू के अंदर रिजाइड करते हैं दोनों। अब इसमें क्या है कि L1 जो कैश होती है ये हर एक जो आपका कोर है या प्रोसेसर है इसकी प्राइवेट होगी। इसकी भी L1 कैश अलग होगी, इसकी अपनी L1 कैश होगी, इसकी अपनी L1 कैश होगी, इसकी अपनी L1, इनकी प्राइवेट कैशेज होती हैं। ये जो 4 हमारे कोर्स हैं इन सब की अपनी अलग अलग L1 कैश होती है, जो लेवल 1 कैश होती है, प्राइवेट होती हैं। फिर लेवल 2 कैश आती है। लेवल 2 कैश प्रोसेसर्स आपस में शेयर करते हैं, या मैं इस एग्जांपल में कहते हैं 1 और 2 जो कोर्स हैं ना या प्रोसेसर्स हैं वो L2 को ये दोनों एक L2 को शेयर कर रहे हैं, और ये दोनों एक और L2 इनके पास अपनी L2 है जो इसको शेयर कर रहे हैं। तो L2 कैश प्राइवेट भी होती है और शेयर्ड भी होती है। L3 कैश सब प्रोसेसर्स आपस में शेयर कर रहे होते हैं, तो ये शेयर्ड कैश होती है। जो L3 होती है आपकी लेवल 3 कैश होती है, ये सब आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में कह रहा है कि जो आपके फिजिकल प्रोसेसर्स होते हैं वो मेमोरी नहीं शेयर करते हैं। डाटा सेट्स उनके अपने अलग, डाटा स्ट्रक्चर्स अलग होते हैं, सिस्टम क्लॉक अलग होगी। कह रहे ईच प्रोसेसर हैज इट्स ऑन लोकल मेमोरी। A processor can only communicate with other processes through a communication line usually over a network। तो नेटवर्क क्या है, जो सबसे लार्जेस्ट आपका नेटवर्क है जो एग्जिस्ट कर रहा है वो इंटरनेट है। तो इंटरनेट के थ्रू कम्युनिकेशन आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, जो आपकी वर्ल्ड वाइड वेब की एग्जांपल ले लो। आप कोई वेबसाइट पे URL लिखते हो, उसको टाइप करते हो, एंटर करते हो, तो आपको जो रिटर्न में पेज आपको एक लोड होकर डाउनलोड होकर आपके पास आता है। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड वेब। अब वो नेटवर्क से कनेक्टेड ने, यूज़र ने रिक्वेस्ट की है उस सर्वर पर, और रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट हुई है, उसको रिस्पांस में क्या वो जो उसने रिक्वेस्ट की थी उसको URL का वो जो भी पेज है वो उसको रिटर्न में मिल गया। तो ये बेसिकली कम्युनिकेट किस तरह कर रहे होते हैं, थ्रू अ नेटवर्क। द प्रोसेसर्स इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में वेरी इन साइज, स्पीड एंड फंक्शन। तो आप जितने भी प्रोसेसर्स हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, ज़रूरी नहीं है कि सब एक ही जैसे स्पेसिफिकेशन सबकी सेम होंगी। हो सकता है एक आपको फास्ट हो, दूसरा आपको स्लो। ये आपकी जो आ जाती है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कंप्यूटिंग होती है। होमोजीनियस क्या होता है, सेम होता है सब कुछ। होमो का मतलब है कि सबकी प्रोसेसिंग स्पीड, हर प्रोसेसर की वो सेम है, मेमोरी सेम है, सब कुछ सेम है। हेट्रोजीनियस क्या है कि जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो डिफ़र करती है। एक हो सकता है एक प्रोसेसर की डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड है, इसकी डिफरेंट प्रोसेसिंग स्पीड है, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड डिफरेंट है। प्रोसेसिंग स्पीड का क्या मतलब है कि इसके पास कोई टास्क का ये है या प्रोसेस को ये प्रोसेस कर रहा है, वो कितनी देर में प्रोसेस करेगा। अगर इस प्रोसेसर की प्रोसेसिंग स्पीड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा देर एकदम जो है विद इन नो टाइम, इसको अगर टास्क का एग्जीक्यूशन टाइम कम है तो उसको प्रोसेस कर देगा। उतना ही एग्जीक्यूशन टाइम अगर ये प्रोसेसर स्लो है तो ये इसकी निस्बत, इस कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम है।
तो ये प्रोसेसिंग स्पीड बेसिकली हेट्रोजीनियस सिस्टम्स में आपकी प्रोसेसिंग स्पीड डिफरेंट होती है एक दूसरे से, जो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। इसी तरह एडवांटेजेस हैं कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की। कल हमने मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के भी एडवांटेजेस देखे थे। उसमें क्या था, उसमें था आपकी रिड्यूस कॉस्ट करती है, थ्रूपुट को इंक्रीज़ करती है और रिलायबिलिटी इंक्रीज़ करती है। इसमें क्या है, सबसे पहले रिसोर्स शेयरिंग है, क्योंकि मल्टीपल सिस्टम्स मिल के काम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स हर किसी के अलग अलग हों, वो मिल के रिसोर्स को शेयर, 5 बंदे मिल के कोई काम करें तो एक दूसरे की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो each computer in the distributed system may have a specific resource. Other machines may utilize its resource while being part of distributed system. वो कह रहा है कि ऐसा भी कोई कंप्यूटर है जो कोई चीज़ को ऑन कर रहा है, तो उस सिस्टम के अंदर, जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर अगर एक बंदा किसी चीज़ को ऑन कर रहा है तो बाकी उसकी इजाज़त लेकर उसकी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में है। तो कंप्यूटेशन स्पीडअप का क्या मतलब है कि आपको कोई काम दिया गया, लेट्स सपोज आप अकेले वो काम कर रहे हो, आपने क्या करना था कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबका रिकॉर्ड इकट्ठा करना है। तो एक बंदा जब 50 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड इकट्ठा करेगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर वही हम लोग काम 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यार उन तीनों ने 50 बंदों का, तो कम टाइम लगेगा। वही काम अगर 5 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो मज़ीद कम टाइम लगेगा। तो ये कंप्यूटेशन स्पीड अप का मतलब है कि एक ही स्पेसिफिक टास्क पर जब मल्टीपल प्रोसेसर्स काम कर रहे होते हैं तो आपका इजीली वो टास्क कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है या प्रोसेस हो जाता है। इफ़ अ कंप्यूटेशन कैन बी स्प्लिट अप इनटू सेक्शंस, it is possible to give different sections to different machines. Communication is usually fairly expensive since the machines may not be physically close to each other. वो कह रहे हैं जो भी काम आपने करना उसको आप स्प्लिट कर देते हो पार्ट्स में, फिर हर एक प्रोसेसर को आप एक एक पार्ट दे देते हो, ये आपने ये वाला काम करना है, इसका अगले प्रोसेसर ने ये काम करना है, अगले ने ये वाला पार्ट को एग्जीक्यूट करना है। तो बेसिकली एक ही जॉब को आपने स्प्लिट किया और आपने डिफरेंट प्रोसेसर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। रिलायबिलिटी कल बात की थी, रिलायबिलिटी क्या है, अगर मल्टीपल, कल मैंने आपको एक जनरल एग्जांपल दी थी नादरा के ऑफिस की, तो उसमें रिलायबिलिटी क्या थी, अगर 4 काउंटर्स हैं, अगर एक काउंटर में कोई मसला आ भी जाता है तो बाकी 3 वर्किंग हैं, या 2 काउंटर्स में मसला आ जाता है तो बाकी 2 करेंटली वर्क कर रहे हैं। तो ये रिलायबिलिटी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अगर एक प्रोसेसर या एक सिस्टम फेल हो भी गया है तो आपके बाकी जो रिमेनिंग सिस्टम्स हैं, वो जो जॉब्स जो फेल हो गए उसके बाद जो जॉब्स थी वो उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। अगर एक से ज़्यादा भी फेल हो जाते हैं तो इतनी छोटी होती है कि आपके जो बाकी सिस्टम्स हैं वो काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रिलायबिलिटी होती है। इट प्रोवाइड मोर रिलायबिलिटी इन फॉर डिफरेंट जॉब्स। इट इज़ डन बाय प्रोवाइडिंग द रेप्लिकेशन ऑफ रिसोर्स प्रोसेस सिस्टम। द फेलियर ऑफ एनी वन कंप्यूटर विल नॉट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम रिसोर्स एंड अदर साइट्स में बी एबल टू कंटिन्यू दी प्रोसेसिंग। अगर एक कंप्यूटर ख़राब हो भी गया या उसमें कोई मसला ब्रेक डाउन हो गया तो सिस्टम ब्रेक नहीं होगा, तो बाकी सिस्टम जो बाकी प्रोसेसर्स वर्क कर रहे हैं सिस्टम के अंदर तो वो अपना काम कंप्लीट कर लेंगे, जो भी काम है वो लोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी क्या होता है, इवॉल्व, एक चीज़ है इसको आप वसी करते रहते हो, मज़ीद उसमें कोई चीज़ें ऐड करते रहते हो। तो स्केलेबिलिटी वो चीज़ होती है कि एक चीज़ है उसको मज़ीद आप बड़ा कर रहे हो, वसी कर रहे हो, उर्दू में लफ्ज़ यूज़ होता है एक्सटेंड करना किसी चीज़ को। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या, अगर स्टार्ट में अगर 5 सिस्टम्स कनेक्टेड थे डिस्ट्रीब्यूटेड, लाजमी नहीं कि ये 5 ही कनेक्ट रहेंगे। अगर आपने ज़्यादा करने सिस्टम आप 7 भी कर देंगे, 10 कर दिए, 15 कर दिए, जितना मर्जी सिस्टम आप उसके साथ ऐड करते जो तो ऐड होते रहेंगे। स्केलेबिलिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स। It means that distributed system can grow by adding more computers without affecting the existing applications and users. तो आप जितने मर्जी नए सिस्टम्स उस एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर आप ऐड कर सकते हो, तो वो अपनी स्केलेबिलिटी है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के बाद आ गया हमारे पास क्लस्टर्ड सिस्टम। अब क्लस्टर क्या होता है, जनरली अगर हम क्लस्टर की बात कीजिए तो मल्टीपल चीज़ों को आपस में मिला के एक क्लस्टर बन जाता है। क्लस्टरिंग उसको बोलते हैं। क्या आपने
4 चीज़ों को कंबाइन करके कोई एक चीज़ बना ली, वो क्लस्टर बन गई, 1 2 3 4। तो क्लस्टर्स क्या हैं? यूजेस मल्टीपल सीपीयूज टू अकम्प्लिश अ टास्क। It is different from parallel system in that cluster system consists of 2 or more individual systems coupled together। वो क्या कह रहे हैं? अगर एक एग्जांपल देखें तो ये अगर हमारे पास 2 सिस्टम हैं, सिस्टम 1 है और ये सिस्टम 2 है, ये 2 कंप्यूटर्स हमारे पास होंगे, 1 और 2 है। तो क्लस्टरिंग क्या है? आपने इसको और इसको कंबाइन करके एक सिस्टम बना लिया तो ये क्लस्टर बन जाएगा, 2 और मोर। इन 2 को मिला लिया या एक और थर्ड वन भी था, इन तीनों को मिला के आपने कोई एक सिस्टम बना लिया, वो क्या हो गया? क्लस्टर्ड सिस्टम। ये मल्टीपल सीपीयू, इसको भी कंबाइन कर लिया, इसको भी और इसको भी, तो एज वन क्लस्टर सिस्टम बन गया। तो ये क्लस्टरिंग होती है आपकी बेसिकली। तो क्लस्टर सिस्टम्स में क्या कह रहे हैं? मल्टीपल सीपीयूज यूज़ कर रहे हैं किसी एक टास्क को कंप्लीट या कंप्लीट करने के लिए। The clustering is usually performed to provide high availability. A layer of cluster software runs on cluster node. Each node can monitor one or more nodes over the LAN। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं बेसिकली क्लस्टरिंग की, एक एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग होती है और एक सिमेट्रिक क्लस्टरिंग होती है। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग का क्या मतलब? लेट्स सपोज आपकी 2 मशीन्स हैं, उन दोनों ने कोई टास्क को परफॉर्म करना है या एग्जीक्यूट करना है। आपकी 2 मशीन में कोई भी 2 टास्क को आपने एग्जीक्यूट या परफॉर्म करना है तो क्या करेंगे वो? या तो वो 2 मशीन आ गई। एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग में क्या है? इन दोनों ने कोई टास्क परफॉर्म करनी है तो ये दोनों एक ही टाइम पर उस टास्क को परफॉर्म नहीं करेंगे। हो सकता है ये वाली मशीन वाली टास्क करंटली परफॉर्म करे और सिर्फ ये स्टैंड बाय पर हो। हॉट स्टैंड बाय मोड क्या होता है कि ये सिर्फ उस वक्त काम करेगी जिस वक्त इसका फेलियर हो जाएगा, ये फेल हो जाएगी या इसमें कोई मसला आ जाएगा, तो ये वाली जो मशीन है ये फिर इस टास्क को ले लेगी और परफॉर्म करना शुरू हो जाएगी। तो एक जो मशीन है वो स्टैंड बाय मोड में होती है, ये स्टैंड बाय मोड में है, और दूसरी करंटली वर्क कर रही है, ये स्टैंड बाय मोड में है, ये करंटली टास्क को एग्जीक्यूट कर रही है। अगर इस मशीन में ये इसको खाली मोनीटर करती रहती है, जो स्टैंड बाय मोड में ये जो करंटली टास्क को एग्जीक्यूट कर रही है इसको मोनीटर कर रही है। अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाती है जो करंटली मोनीटर, तो ये जो स्टैंड बाय मोड में थी ये सीधा इस टास्क को अपने पास ले आएगी और एग्जीक्यूशन शुरू कर देगी। तो ये एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग थी आपकी। बुक पर देखें तो in this form one machine is in hot standby mode and other machine runs the application. The hot standby machine performs nothing. It only monitors the server. It becomes active if server fails. वही चीज़ है जो मैंने आपको भी बताई है। ये स्टैंड बाय मोड में है तो ये कुछ नहीं करेगी, सिर्फ इसको मोनीटर कर रही है। अगर ये वाला सर्वर ख़राब हो जाता है तो ये फिर एक्टिव हो जाती है और टास्क को एग्जीक्यूट करती है। उसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक क्लस्टरिंग आ गया। सिमेट्रिक क्लस्टरिंग क्या है? सिमेट्रिक क्लस्टरिंग सेम ये चीज़ है, 2 मशीन है आपके पास जिन्होंने टास्क को परफॉर्म करना है। अब इसमें कोई भी स्टैंड बाय मोड में नहीं होगा, ये दोनों मिलके काम करेंगे। स्टैंड बाय मोड में कोई नहीं है मिलके काम कर रहा। पहले ये था ना कि एक मशीन स्टैंड बाय मोड में थी और दूसरी काम कर रही थी। सिमेट्रिक क्लस्टरिंग क्या है? 2 or more machines run the application. They also monitor each other at same time. This mode is more efficient because it uses all available machines. It can be used only if multiple applications are available to be executed. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो एसिमेट्रिक क्लस्टरिंग थी, अगर उसमें कोई जॉब आई है तो ये वेट कर रही है, ये सिर्फ इसको मॉनिटर कर रही है स्टैंड बाय मोड में, और सारा काम इसने करना है। अगर ये जब तक सही काम कर रही है, जब तक ये वर्किंग कंडीशन में है तो इसने वो सारा काम कंप्लीट करना है।
तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि ये दोनों की प्रोसेसिंग जो पावर है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रही, ये सिर्फ इसकी प्रोसेसिंग पावर को यूटिलाइज़ कर रही है। ये स्टैंड बाय मोड में है, इसको यूज़ नहीं कर रही। ये सिर्फ उस वक्त यूज़ होती है स्टैंड बाय वाली, जब ये फेल हो जाएगी। अब जो सिमेट्रिक क्लस्टरिंग है उसमें क्या है, तो उसमें कोई भी स्टैंड बाय मोड पे नहीं बैठता। अगर मल्टीपल आपके पास जॉब हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, तो क्या होगा, ये दोनों जॉब्स को एग्जीक्यूट करेंगे और साथ साथ एक दूसरे को मॉनिटर भी करती रहती है। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा है कि आपकी जो जॉब्स हैं कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये सिमेट्रिक मल्टी क्लस्टरिंग थी, सिमेट्रिक क्लस्टरिंग। Some other forms of clusters are parallel cluster and clustering over wide area network. Parallel clusters allow multiple hosts to access same data on a shared storage. Most operating systems do not provide the support for simultaneous data access by multiple hosts. Shared storage होती है बेसिकली कि जिस तरह मैंने आपको भी शेयर्ड कैश के बारे में बताया था कि मल्टीपल प्रोसेसर सेम कैश यूज़ कर रहे होते हैं। जो आपकी एक स्टोरेज है उसको मल्टीपल आप कह सकते हो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो वो शेयर्ड है, सब के लिए वही स्टोरेज है। ये बेसिकली बस ये देखना है आपने क्लस्टर सिस्टम होते क्या हैं, और उसके बाद इनकी जो सिस्टम क्लस्टर सिस्टम की टाइप है, सिमेट्रिक क्लस्टरिंग क्या और सिमेट्रिक क्लस्टरिंग क्या चीज़ है आपकी। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं रियल टाइम सिस्टम्स क्या चीज़ है। रियल टाइम क्या होता है, या तो जनरल बात की, रियल टाइम है बेसिकली एट उसी टाइम पे आपको कोई रिस्पांस, आपने कोई चीज़ मांगी है उसी टाइम पे रिस्पांस है, तो उसमें डिले नहीं होना चाहिए। डिले होगा तो डिज़ास्टर है। आपने रिक्वेस्ट की, विद इन नो टाइम आपको रिस्पांस मिलना चाहिए। तो रियल टाइम सिस्टम इंश्योर द एग्जैक्ट टाइम रिक्वायरमेंट फॉर अ जॉब। If a real-time system doesn't complete a task in a certain time, it may cause a breakdown of the entire system it is running. वही बात है जो मैंने अभी कही है कि आपको विद इन नो टाइम, आपने कोई चीज़ रिक्वेस्ट किया तो आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स आना चाहिए, उसका आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए। पर वो उस टाइम में नहीं मिलेगा जितना उसको टाइम रिक्वायर्ड है, एक सर्टेन टाइम अगर उसमें नहीं मिलता तो वो डिज़ास्टर है। जिस तरह एक जनरल से एग्जांपल ले लो, गाड़ी की ब्रेक होती है, ऑटोमोबाइल ब्रेक्स के बारे में बताया हुआ है। आपने गाड़ी की ब्रेक प्रेस किया, अगर वो उसी टाइम नहीं रुकेगी तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, या किसी को आप कोई पेडेस्ट्रियन है उसको आप मार दोगे जाके। तो गाड़ी की ब्रेक दबाई है, उसी वक्त आपको रिस्पांस मिला और गाड़ी रुकी है। तो ये क्या है, आपका रियल टाइम सिस्टम है। उसके बाद एयरप्लेन गाइडेंस है, जो आप देखते होगे एक आपको पता है कि कंट्रोल टावर होता है। तो क्या होता है कि एक टाइम एयर स्पेस के अंदर एट ए टाइम आपकी हज़ारों फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही होती हैं। तो ये एयरप्लेन गाइडेंस क्या है, जो आपको कंट्रोल टावर से आपके जो कैप्टन है जहाज़ का, उसको कुछ गाइडेंस मिल रही होती है कि उसने कितनी हाइट रखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर एक को वो गाइड कर रहे होते हैं। तो इसमें हल्की सी गलती हो जाती है, अगर एक या इसको गाइड नहीं करता, विद इन सेकेंड्स के लिए भी इसको गाइड नहीं करता, तो क्या होगा, काफ़ी चांसेस हैं कि कोलाइड कर जाएंगे दो आपकी कोई भी एयरप्लेन या कुछ भी है। इसी तरह मेडिकल डिवाइसेस हैं, उसके आप एग्जांपल ले लो, आप जिससे एक ब्लड प्रेशर मशीन है, वो आपको आप ब्लड प्रेशर चेक करते हो, आप सेम उसी टाइम आपको रिज़ल्ट बता देती है कि ये आपका ब्लड प्रेशर ये है। या आप अपनी शुगर चेक कर रहे हो तो सेम उसी टाइम पे विद इन नो टाइम आपको बता देती है आपकी शुगर इतनी है। तो ये रियल टाइम सिस्टम्स की कुछ एग्जांपल हैं कि आपने लाजमी और सर्टन टाइम के अंदर काम कंप्लीट करना है। इसकी भी कुछ टाइप्स हैं, एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम है और एक सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम है। अब हार्ड रियल टाइम सिस्टम क्या है कि आपको एक टाइम जो है उसको लाजमी उसमें गारंटी करना है कि उसने जॉब कंप्लीट करनी है। हार्ड रियल टाइम सिस्टम गारंटीज दैट अ जॉब विल कंप्लीट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। जितना अगर एक चीज़ है, उसमें गाड़ी की ब्रेक की एग्जांपल ले लो, वो एक हार्ड रियल टाइम सिस्टम है। ये नहीं, डिले नहीं होना चाहिए, ब्रेक प्रेस किए तो ब्रेक लगनी चाहिए, उसमें अगर डिले होगा तो एक्सीडेंट होगा। तो इसमें डिले का कोई चांस नहीं है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम है। द सिस्टम मस्ट इंश्योर दैट ऑल डिलेज ऑन प्रोसेसिंग इनपुट एंड आउटपुट आर बाउंडेड। द सिस्टम कैन नॉट वेट indefinitely, so the hard time system are usually very limited.
देयर इज जनरली नो सेकेंडरी स्टोरेज एट डिस्क ड्राइव एज अ रिक्वेस्ट। उसके बाद हमारे पास आ गए सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स क्या हैं। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स आप कह सकते हो कि थोड़ा बहुत गलती की गुंजाइश है कि अगर स्पेसिफाइड टाइम में कोई जॉब कंप्लीट नहीं हो रही तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन है उसके अंदर कि चलो ठीक है थोड़ा सा लेट हो गया तो ठीक है कोई मसला नहीं है। तो सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स क्या हैं, मच लेस रिस्ट्रिक्टिव वही है ना हार्ड रियल टाइम सिस्टम्स। ये गारंटी नहीं करता कि आपकी जॉब विद इन स्पेसिफाइड टाइम कंप्लीट हो रही है या नहीं हो रही। However, it tries its best to finish the job as soon as possible. If a critical real-time job enters the system, the operating system may assign the highest priority to the task and execute it continuously until it completes. ये कह रहे हैं कि सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स में आपकी मल्टीपल जॉब्स आई हैं सिस्टम के अंदर, 1 2 3। हॉस्पिटल के एग्जांपल ले लो। हॉस्पिटल के एग्जांपल क्या कि डॉक्टर पेशेंट्स को देख रहा है जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है। अपॉइंटमेंट आपको पता है एक डॉक्टर एक भाई कहेगा इस दिन इतने बजे आपकी अपॉइंटमेंट है तो आपने आना है। ठीक है जी, डॉक्टर कोई भी मरीज़ है वो डॉक्टर के पास की अपॉइंटमेंट 7 बजे की उसकी अपॉइंटमेंट थी तो वो 7 बजे डॉक्टर के पास पहुंच गया और जाके बैठा और उसने अपना काम किया। तो वो सॉफ्ट अगर इस दौरान कोई इमरजेंसी है तो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर वो जो अपॉइंटमेंट जिसने ली होगी उसको साइड लाइन या छोड़ेगा थोड़ी देर के इमरजेंसी को पहले हैंडल करेगा। तो इसकी शॉर्ट रियल टाइम सिस्टम की आपकी एग्जांपल थी।